दुखी रहना, मन नहीं लगता है किसी काम में, या किसी एक भी काम को मैं बार बार करते रहती हूँ। मुझे सफाई के बाद ये लगने लग जाता है कि अब यहाँ दोबारा से गंदगी आ गई है, मुझे फिर से साफ़ करना है। मेरे को सिक्योरिटीज़ इशू रहते हैं, मैं बार बार देखता हूँ कि गेट खुला तो नहीं, मैंने लगा दिया था बट फिर से मैं रीचेक करूँ। उसको सोशल एंजाइटी रहने लग जाती है, वो ये सोचने लग जाता है कि मैं कुछ करता हूँ ठीक भी करता हूँ या नहीं, थ्रेट में काम कुछ भी हो सकता है, या कैसा भी वो अपराध तक भी कर सकते हैं। मेमोरी वीक हो गई, आपने कुछ बोला था सामान उठाकर फ्रिज में रख देना, उन्होंने नहीं रखा, मम्मी आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बेंडरा एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बताया है कि हम व्यवहार करना कैसे सीखते हैं। कोई भी परेशानी दबा देने से कहीं जाती नहीं है, भेस बदलकर दूसरे रूप में बाहर आती है। जिस रूप में बाहर आती है वो विकृत होता है। ये इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट है। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की डिप्रेशन, एंजाइटी और काफ़ी सारी मेंटल इलनेसेस के बारे में। इस पार्ट में हम डॉक्टर अनीता से डिस्कस करेंगे कुछ रियल लाइफ केसेस। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। डिप्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात करें। डिप्रेशन भी अगर मेंटल हेल्थ पुअर है, देखिए अगर आपकी मेंटल हेल्थ पुअर है तो कोई सी भी मेंटल इलनेस आ सकती है, आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं। होता है ना कि सड़क पे एक गैंग दौड़ रहा था और आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, उनमें से किसी को मौका मिला, उनमें से एक आपके घर में घुस गया बचाने के लिए, पीछे पुलिस आ रही थी, ऐसे। तो जैसे ही आप पुअर मेंटल हेल्थ में हैं और आप मेंटल इलनेस के लिए आप खुल गए अब कि अब कोई सी भी इलनेस आ सकती है, तो कोई भी एक घुस जाएगी आपके शरीर में और आपके दिमाग में, जिसको भी मौका मिलेगा। ये हवा भूत की हवा तरह है। जिसको भी हवा मिलेगी, जिसको भी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी ना, वही घुस जाएगी। तो डिप्रेशन भी उनमें से एक है। मान लिया आपका कोई लॉस हो गया, आपका कोई लव्ड वन चला गया, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या लगातार कोई ऐसा तनाव आपके जीवन में बना हुआ है जो कि लंबे समय से है, बहुत बचपन से है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ऐसा कुछ हो गया, तो डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन एक ऐसे है एक तरीके से कि एक, जैसे आप किसी खाई के, गहरी खाई के किनारे पे खड़े हुए हैं और आपको कोई पीछे से आके धक्का दे दे और आप पूरे पूरे फोर्स से नीचे आपने जाना शुरू कर दिया है और वो खाई ख़त्म नहीं हो रही है ना। वो जो पहाड़ों के नीचे की खाई होती हैं वो तो हमें दिख जाती हैं, ख़त्म हो रही है वहाँ पे, ख़त्म हो रही है, बट ये ऐसी खाई है जो आपको संक करती है अपने अंदर। यू फील वॉइड, एम्प्टी, और आपको यहाँ पे कुछ लगता है कि कुछ ख़त्म हो रहा है, जैसे एवरीथिंग इज़, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसी फीलिंग। तो आपको ऐसे कुएं में, ऐसी खाई में धक्का दिया जा रहा है कि वो खाई कभी लिमिटलेस है, वो ख़त्म नहीं हो रही है, और आप उसमें बहुत वेग से, बहुत तेज़ी से नीचे बढ़ते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं बल्कि। दैट इज़ अ फीलिंग डिप्रेशन इज़। और इसको मैं टेक्निकली बोलूँ, साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल टर्म्स में, तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुखी रहने लग जाता है व्यक्ति, लो फील करने लग जाता है, खाने पीने का कोई मन नहीं करता है ख़ास, या बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, खाने में रुचि नहीं रहती है, या फिर जो भी मिल रहा है उसको ज़्यादा खाने लग जाता है। इसके अलावा नींद में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा सोता है या नींद ही नहीं आती है। उसके अलावा उसको ये लगने लग जाता है कि मैं अयोग्य हूँ या लोग भी अयोग्य हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्राइड। इसको एक तरीके से ये 3 सिम्टम्स हैं कि मैं अयोग्य हूँ, लोग भी अयोग्य हैं, और पूरा फ्यूचर ही एक तरीके से बेकार है, अयोग्य है। इसको आप ऐसे भी कहते हैं वर्थलेसनेस, यानी मैं अयोग्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। होपलेसनेस, मुझे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है कि इस प्रॉब्लम का कोई समाधान हो सकता है। एंड हेल्पलेसनेस, मुझे कोई मदद भी नहीं कर पाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है।
तो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये डिप्रेशन में आ जाता है जब आप टिपिकल डिप्रेशन की बात करते हैं। एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, पढ़े हैं तो मन नहीं करता है कि कुछ करना है खड़े होकर, मन ही नहीं करता है, कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता है। और उसके बाद लास्ट में 3 बेसिकली 9 सिम्टम्स हैं, 9 में से यदि 5 आपके अंदर प्रेजेंट रहते हैं 2 वीक्स तक या फिर और आगे, तो आप समझिए कि आपको डिप्रेशन है। तो ये सारे जो सिम्टम्स बताए हैं, इसमें फिर 9 में 3 ग्रेड होते हैं। जो आपका लास्ट वाला सिम्टम है उसमें आपको ये लगने लग जाता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, इससे अच्छा तो लाइफ ही ना रहे, क्या रखा है इस ज़िंदगी में। सुसाइडल थॉट्स, ये पहला ग्रेड है। दूसरे ग्रेड में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि सुसाइड कर लो, ठीक है, बेटर है, क्या रखा है, मतलब मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा आने लग जाते हैं सुसाइडल थॉट्स। थर्ड में आप सुसाइड कर लूँगा मैं, ऐसा सोचने लगते हैं, और आपका बल्कि प्लानिंग भी शुरू हो जाती है। तो देयर आर 3 ग्रेड्स। पहले तो ये लगना कि लाइफ कोई जीने लायक नहीं है, सुसाइड कोई कर सकता है, मैं भी कभी कर सकता हूँ। सेकंड में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाना, और थर्ड में सुसाइड प्लान करना और ये सोचना कि हाँ मैं सुसाइड कर सकता हूँ, कर लूँगा। सो दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। और इनमें से कोई भी यदि एक है या 2 है और वो बहुत थोड़े समय तक के लिए है, या इनमें से 5 या 6 भी हैं लेकिन वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हैं, या किसी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जीवन में उस वजह से हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, देन इट इज़ नॉट डिप्रेशन। ये समझना बहुत, वो स्ट्रेस हो सकता है लेकिन डिप्रेशन नहीं है। वो उस समय के लिए फीलिंग डिप्रेस हो सकता है कि सैडनेस हो हाँ सकती है, मैं कुछ भी हो डिप्रेस सकता फील कर रहा हूँ ऐसे, बट मुझे डिप्रेशन हो गया है। दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। फीलिंग डिप्रेशन में ले जा सकता है ऐसे, बट फीलिंग डिप्रेशन है नहीं, ऐसा नहीं है। मैम ऐसा कुछ कोई 1 या 2 केसेस हों डिप्रेशन के जो आपके पास आए हों और फिर ट्रीटमेंट के बाद उनको बहुत फ़ायदा हुआ हो और आज वो बहुत ठीक महसूस करते हैं या बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें? ऐसे केसेस हैं, काफ़ी केसेस हैं हमारे थेरेपी चैम्बर्स में। सभी तरीके के हम चेहरे, कहानियाँ और रूप लोगों के सब देखते हैं। वो खुद अपने बहुत सारे रूप देखते हैं जिनका उनको खुद भी नहीं पता होता है। जैसे एक वो सॉन्ग है ना एक मूवी में, जो इरफान खान पर फिल्माया गया है, कई चेहरे हैं इस दिल के न जाने कौन सा मेरा। तो जब हम अपने बारे में बात करने लगते हैं या हम जब किसी को बता रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बारे में ही पता चलती हैं कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो हमारे पास ऐसे डिप्रेशन को लेकर के इस तरीके का पर्टिकुलरली कहा जाए तो काफ़ी सारे केसेस आए हैं। उसमें एक फ़ीमेल थी, लगभग 40 ईयर ओल्ड, उनके 2 बच्चे थे। वो पिछले 4-5 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी। अब उनका जब तक दवाइयों का इफ़ेक्ट रहता था तो उनके सुसाइडल जो थॉट्स वगैरह होते हैं वो कंट्रोल रहते थे और वो सोते रहती थी। लेकिन उनका जो डेली फंक्शनिंग है वो सारा का सारा कॉम्प्रोमाइज़ था। वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती थी, खाना नहीं बना पाती थी, उनको ठीक से शावर भी नहीं दिला पाती थी, और उनके कपड़े वगैरह जो मैनेज करने होते हैं वो कुछ नहीं कर पाती थी। खुद के लिए भी उनको खाना बनाना एंड ऑल इसका कोई होश नहीं रहता था, तो वो पूरा टाइम सोते रहती थी। उनको फिर किसी ने एडवाइस किया कि आप दवाइयाँ तो खा ही रहे हो, ठीक है, आपका जीवन तो बचा हुआ है उससे, लेकिन आप थेरेपी भी लीजिए, आप साइकोथेरेपी लीजिए। बेसिकली कोई भी गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है तो आपको दवाइयाँ अगर लेनी है तो उसके साथ साइकोथेरेपी आप ज़रूर लीजिए। दवाई सिर्फ वो काम करती है जैसे कि आपको अपने किसी मिट्टी में कोई पौधा लगाना है, आप उस मिट्टी को पहले उर्वरक बनाते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं। आप उसको उसमें हल्का हल्का सा पानी डालते हैं, उसके बाद आप उसमें बीज लगाते हैं और फिर वो बीज आपका प्लांट में ग्रो हो जाता है, पौधा बन जाता है। तो बेसिकली दवाई, जब भी आप किसी सीवियर मेंटल इलनेस में हैं, गंभीर मानसिक बीमारी की ओर जब हैं, तो दवाई वो काम करती है कि जब साइकोथेरेपिस्ट आपको कुछ समझाएगा तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी समझ में, क्योंकि अब आपका जो सोचने समझने की क्षमता है वो कार्य करने लगी है। आपका जो बायोकेमिकल इम्बैलेंस हुआ है बीमारी की वजह से वो अब
स्टेबल है, स्थिर है, तो आपको साइकोथेरेपी समझ में आने लगेगी, आप पकड़ने लगेंगे, आप बताने लगेंगे, खुलने लगेंगे, आप थेरेपिस्ट के सामने उसको बताने लगेंगे क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे कैसे मुझे फील होता है और मैं क्या क्या करना चाहता हूँ. तो दैट लेडी केम टू मी, उनको किसी ने बताया साइकोथेरेपी लीजिए, तो वो पिछले 6-7 साल से ट्रीटमेंट ले रही हैं. मुझे भी लगा देखकर कि समय तो बहुत हो गया है, लेकिन कोशिश करते हैं. तो हमने उनसे धीरे धीरे उनको थेरेपी स्टार्ट किया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी स्टार्ट किया, और उनको हिप्नोथेरेपी भी वहाँ पर उनके साथ वो भी लिया गया. साथ में उनको थोड़ा बहुत साइको एनालिसिस भी किया गया. आपको बहुत सारे अप्रोच पे देखना होता है. अगर आपने अपने मन में बना लिया कि नहीं, मेरी अप्रोच तो सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है और मैं इसी से अपने मरीज को ठीक करूँगी, तो ऐसा नहीं है. हो सकता है वो किसी और थेरेपी के लिए ज़्यादा आसानी से सजेस्टेबल हो जाए, उसको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाए, वो उसके लिए आसान हो, वो उसको अपनी सी दिखती हो, ऐसे. तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. थेरेपी करना इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स नॉट दैट ईजी जॉब. तो हमने उन पे 2-3 चीज़ें अप्लाई करी एंड वो बहुत संकल्प शक्ति के साथ आई थी, उन्हें ठीक होना था. तो उन्होंने जैसे जैसे किया उसको बताया गया, और नियमित रूप से वो क्लिनिक पर आती रहीं, अपना इलाज करवाती रहीं. जो जो उनको दिया गया उन्होंने घर पे भी होमवर्क्स किए. एंड आपको बहुत आश्चर्य होगा जानकर और खुशी भी होगी कि लगभग 4-5 महीने में वो अपने बच्चों को खुद से नाश्ता बनाकर, ड्रेस पहनाकर, यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल भेजने लगी, जो कि उनका काम ये सारा अभी तक उनके पति कर रहे थे. तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया अपनी फंक्शनिंग को ठीक करना. हालांकि बाद में फिर वो सो जाती थी, तो उनका फिर उस तरह से वो धीरे धीरे वो वाला पार्ट भी, सोने वाला भी कम हुआ. और आज की डेट में, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लिए हुए उनको लगभग हो गया है, 4-5 साल पुरानी बात है, आज की डेट में उन्होंने अपना पार्लर खोल लिया है. अब वो पार्लर चलाती हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और डिप्रेशन कहीं और चला गया है. अब दवाइयाँ भी नहीं ले रही हैं? दवाइयाँ भी रुक गई हैं, ख़त्म हो गई हैं. तो थेरेपी के लिए आते रहते हैं या? थेरेपी भी बंद हो गई है. थेरेपी उनकी चली थी लगभग 1 साल के आसपास. 1 साल तक उन्होंने नियमित रूप से इलाज कराया था, और उसके बाद फिर बीच बीच में 1 महीने में 2 महीने में बात हो गई, इस तरीके से हो जाता था. तो अचानक से भी नहीं छोड़ सकते हैं ना, एकदम ऐसे हो जाए. तो अब तो कोई बात ही नहीं है. अब तो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हैं, और उनका वेट भी कम हो गया है, क्योंकि वो सारे मेडिसिन खा रहे थे 6-7 साल से, तो वेट भी पुट ऑन कर लिया था, ये सब चीज़. मैम, आपकी लाइफ का अब तक का कोई ऐसा केस जिसने आपको बहुत शॉक किया हो और आपको उसको सॉल्व करने में या पेशेंट की हेल्प करने में बहुत मज़ा आया हो और फाइनली वो पेशेंट ठीक भी हुआ हो? बेसिकली ऐसे तो हम लोगों को आदत हो जाती है, हम ऐसे ऐसे कहानियाँ और चीज़ें सुनते हैं पेशेंट्स के मुंह से, तो हमें थोड़ी आदत सी हो जाती है. तो ऐसे शॉकिंग होता नहीं है. शॉकिंग जो हमें फील हुआ वो हुआ कि एक स्टूडेंट थी हमारी, तो वो किसी रिसर्च वर्क से रिलेटेड हमारे पास कोई काम कराने के लिए, कोई सवाल पूछने के लिए आई थी. एंड शी वॉज कंटिन्यूसली कफिंग, उसको खांसी आए जा रही थी लगातार. तो हम तो कोई बात नहीं, हमने थीसिस लेके उसको देखना शुरू कर दिया क्या पूछना चाह रही है. लेकिन लगातार उसकी खांसी, हमें लगता है कि उसमें 3-4 सेकंड का गैप भी नहीं आ रहा था प्रॉपरली. अच्छा. तो वो खांसी ही करे जा रही थी, और कुछ इस तरीके की खांसी थी जैसे सूखी होती है ऐसे. आई आस्क्ड हर कि तुम कुछ ले लो, थोड़ा पानी वगैरह ले लो, तुम्हें शायद फंदा लग गया है. तो शी सेड कि नहीं मैम, ये पिछले 3-4 महीने से यही कंडीशन है. तो हमने कहा कि ये कंडीशन में तो रह कैसे रही हो, ये तो तुम लगातार ही खांसे जा रही हो. तो शी सेड कि मैम बीच में कभी कभी एक अटैक सा पड़ता है 40-45 मिनट तक के लिए, फिर बीच में 5-7 मिनट के लिए ठीक हो जाता है और फिर बढ़ जाता है ऐसे. तो हमने वो सोचा कि ये कैसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है. तो थोड़ी सी हमने उसको, क्योंकि स्टूडेंट से तो थोड़ा टीचर का लगाव होता है, तो हमने पूछा कि तो तुमने दवाइयाँ वगैरह ली, ट्रीटमेंट लिया? कहती है हाँ, मैंने एलोपैथी दवाई भी ली है. अच्छा, तो होम्योपैथी देख लो, वहाँ पे थोड़ा खांसी का, स्किन का अच्छा होता है.
तो शी सेड कि मैंने होम्योपैथी भी ले लिया है, एक अंकल हैं वो देते होते हैं, काफ़ी अच्छी उनका दवाइयाँ रहती हैं और रिज़ल्ट अच्छे हैं, उनसे ले लिया है। अच्छा, तो हमने थोड़ा सा आई सेट बैक, थोड़ा बैठे हम, थोड़ा पॉज लिया, वो थीसिस को बंद किया एंड आई आस्क्ड हर कि तुम ऐसा करो, थोड़ा रिलैक्स हो और जैसा जैसा मैं कह रही हूँ कर रही हूँ ऐसा ऐसा तुम करते चले जाओ, है ना, तो कर लोगी ना। तो देन शी सेड कि मैम आप कैसी बात कर रही हो, आपको तो पता ही है मैं कितना मानती हूँ। और वो लिटरली मानती भी बहुत ज़्यादा थी। होते हैं कुछ लोग बड़े डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं आपके, एकदम आपने कहा तुरंत उनके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो वो बैठ गई आराम से रिलैक्स एंड देन हमने उसको एक थेरेपी दी। उस थेरेपी में कोई ना कोई आपके डीपर लेवल ऑफ माइंड में कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई होती है जो कि आपको, जो आप कर रहे हैं फ़िलहाल, वो करने से रोक रही होती है और आपको एक एंजाइटी लगातार बनी रहती है, एक डर, एक आशंका बनी रहती है, आप भयभीत रहते हैं और आप उसको किसी न किसी, वो जो एंजाइटी है वो किसी न किसी शारीरिक लक्षण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ज़्यादातर खांसी उसमें से एक कॉमन सिम्टम है। तो ऐसा मैंने सिर्फ सोचा कि ये वही तो कुछ नहीं है कि खांसी इसको किसी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट की वजह से बन रही है, आ रही है। एलर्जी भी हो जाती है शरीर में, वो भी एक सिम्टम होता है, या सोराइसिस वगैरह हो जाती है किसी किसी को। तो ये एक तरीके से एंजाइटी या वही जो डर है उसी का एक सिम्टम है बॉडी में जो मैनिफेस्ट हो जाता है। वो एक हाइपोथेसिस ने हमारे दिमाग में काम किया एंड हमने उसको वो थेरेपी दी। यू विल नॉट बिलीव, 40 मिनट का वो सेशन था और 40 मिनट के ड्यूरिंग जैसे ही वो लड़की रिलैक्स होना शुरू हुई, 3-4 मिनट में रिलैक्स हो जाते हैं, उसको एक बार भी खांसी नहीं उठी। सेशन में, पूरे सेशन में ही खांसी नहीं उठी। एंड हम खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि सेशन देते समय हम खुद भी अगर जिस तरीके का सेशन दे रहे होते हैं तो उसमें बहुत डीपली अंदर, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें खुद भी एहसास हुआ लगभग जब 30-35 मिनट चले गए कि खांसी नहीं उठ रही है इसको। तो एंड देन उसको हम थोड़ा बाहर लेके आए प्रेजेंट अवेयरनेस में कि अपनी आंखें खोलो, आराम से गहरी सांस लो, भी बताओ कैसा लग रहा है। हम सब ठीक लगा, अच्छा जाओ पानी पियो, कॉफ़ी बनाओ, तुम भी पियो, हमारे लिए भी बना लो एक कप। तो शी प्रिपेयर्ड एंड हमने बात नहीं करी उससे बिल्कुल खांसी वगैरह के बारे में। उसका पूरा थीसिस देखा, उसको उस दिन उसको टाइम ही दिया हुआ था तो वो पूरा 1 घंटा उसका थीसिस चेक किया, उसको खांसी का कोई नामो निशान नहीं था। और जब वो जा रही थी देन आई आस्क्ड कि क्या हुआ, खांसी कहाँ गई? कह रही मैम मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं ऐसे खांसी में थी और ऐसे आई थी और अभी बिल्कुल गायब हो गई है। एंड देन आई आस्क्ड हर इन द नाइट, आई कॉल्ड हर बैक कि क्या हुआ, खांसी है? नहीं मैम अब आ ही नहीं रही है। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था कि इतने ज़्यादा हमारा दिमाग शार्प और स्मार्ट होता है कि वो कोई ना कोई शारीरिक लक्षण के रूप में अपनी चिंता को, अपने डर को मैनिफेस्ट कर लेता है। तो आप बता सकते हो क्या बात उसने बताई उस दौरान? नहीं, बेसिकली जो ये सेशन या कुछ है तो उसमें आप उसके सीक्रेट नहीं जानते हो। इतनी अच्छी थेरेपीज हो गई हैं कि आपको कोई राज जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी जरूरत बिना ही नहीं, जाने आप उसे ठीक बिना कर जाने सकते ही हैं। ठीक हो जाता है वो, ओ, है ना, क्योंकि राज जानना तो एक अटर मोस्ट कंफर्टेबिलिटी वाली फिर आगे बात आ जाती है। मतलब किसी धीरे-धीरे न किसी होता है। तरीके से उसने वो बात आपको तो नहीं बताई, लेकिन वो उसके दिमाग से कहीं ना कहीं हमने निकल गई। हमने उसको रिलैक्स करके, और एक हमारी वो होता है बेसिकली थ्रू हिप्नोसिस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, वहाँ पे हम रीफ्रेमिंग करते हैं, रीफ्रेम करना। तो हमने उसको रिलैक्स किया, फिर उसको डीपली फोकस्ड किया। डीपली फोकस्ड करने से उसको डीपर लेवल ऑफ माइंड में गए, वो एक साइकोथेरेपी के तरीके होते हैं। और डीपर लेवल ऑफ माइंड पे जाके, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सीधे वहीं बात करी। कॉन्शियस माइंड को बोला इसको थोड़ी देर के लिए सुला दो, आराम करने दो, हम सबकॉन्शियस माइंड से ही बात करेंगे। वहाँ पे पूछा कि क्या उलझन है, कोई उलझन है? हाँ उलझन है। तो वो उलझन ये खांसी के रूप में आ रही है क्या? आ रही है तो किसी भी तरह से हाँ कर दो, कोई बॉडी पार्ट से बता दो, कैसे बता दो कि हाँ आ रही है, लेकिन ये तो बहुत परेशान कर रही है।
ये तो उसको काम भी नहीं करने दे रही है, ये तो उसको कोई खाना भी नहीं खाने दे रही है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो किसी और तरीके से इसको समाधान करो जिससे उसको ये सारी समस्याएं ना हो जाएगा क्या? तो आ, नहीं आया कोई रिस्पॉन्स। तो फिर से पूछा कि कोई समाधान ऐसे हो सकता है कि किसी और तरीके से आप अपने चिंता को, डर को, ये जो आपके अंदर बेचैनी, किसी और तरीके से इसको पूरा कर लो कि हाँ हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी से होना शुरू हो जाएगा, हाँ अभी से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसा ही हो गया जैसे तांत्रिक लोग भूत उतारते हैं, नहीं राइट? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ वो लोग इस तरीके से करते हैं उस चीज़ को प्रेजेंट। और बेसिकली नितिन जी, हम अगर थोड़ी देर अपने साथ मनन करके गहराई से, शांति से बैठ जाएं, तो हमको पता चल जाता है कि क्या चीज़ है जो हमको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से हम छटपटा रहे हैं। तो आपको बस साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, अगर हिप्नोसिस यूज़ कर रहा है तो वो बस उसी गहरे मन तक पहुंचने में आपको मदद कर रहा है। मदद कर देता है। और आप खुद ही जाकर, मैंने उसे समाधान नहीं बताया, उसने खुद कर लिया। यस, आवर ब्रेन एंड माइंड इज द स्मार्टेस्ट एड फॉर अस गॉड हैज गिवन अस टू, यूनिवर्स हैज प्रोवाइडेड अस। वहीं समाधान छिपा होता है। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा कि ये कर लो, ये कर लो। रीजन भी नहीं पूछा। तांत्रिक तो बोलेगा मुर्गा कटवा दो 1 किलो का, 12,000 का प्रसाद बांट दो, है ना, कल को उसका बच्चा उठा के ऐसे कर देना। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब ये था, साइकोलॉजिकल इलनेस का फायदा उठाकर यस, वो लोग उसको भूत का नाम देकर हाँ, उसको कोई भूत उतार नहीं रहे हैं है, और पैसे बना रहे हैं। उतरता भी नहीं है कभी भी। हाँ। वो तो बाकियों को भूत चढ़ और जाता तो है। कोई ऐसा केस आया कि लोग लिख के आए हो कि इसके ऊपर भूत आता है और हम सब जगह दिखा चुके ऐसे हैं, तो बहुत लोग हैं और फिर जो, आपने उसको थेरेपीज के, हाँ ऐसे बेसिकली भूत वगैरह तो उतरवा के आ चुके होते हैं वो, पर फायदा नहीं हुआ वो होता। तो बाद में आते हैं। तो वो तो हमसे कहते हैं आगे कि देखो बाबा जी के पास भी ले गए थे, भूत भी उतरवा लिया था, सब हो गया था, कि ये वाला भूत वो है जो साइकोलॉजिस्ट को ही नजर आता तो है। ऐसे लोगों को फिर बाद में फायदा होता है थेरेपीज लेने के बाद। यस, लेकिन देखिए आप जितने समय तक डिले करेंगे ना मदद लेना, उतना ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। उतना ही इलाज होने की जो वो है संभावना है, ठीक से इलाज होने की, कम समय में होने की घट जाएगी। क्योंकि आप जितना गंभीरता का, आप देखिए ना, आप कैंसर की 4th स्टेज पे जाइए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो अभी तो सकता। कीमोथेरेपी भी कहाँ ठीक से काम करेगी, चलो ट्राई कर लेते हैं, ऐसे। तो फिजिकल डिजीज़ की तरह ही मेंटल डिजीज़ भी होती है, वो कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है, हमने उसे अलग बना रखा है। तो मैम ये जो मेंटल इलनेस है अलग अलग टाइप की होती हैं, तो इनके ट्रीटमेंट भी अलग अलग होते हैं, और अगर अलग अलग हैं तो वो क्या ट्रीटमेंट होते हैं? हाँ, ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। और जैसे एंजाइटी वगैरह है, तो एंजाइटी के लिए आप थोड़ा सा, अगर एंजाइटी बहुत गहरे लेवल की नहीं है, बहुत सीवियर नहीं है, तो 2-3 सेशन में थोड़ी बहुत CBT वगैरह करके, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वगैरह करके, आपके थॉट्स चेंज करा के, और आप वो कुछ काम देकर करने के लिए कुछ ऐसे शेड्यूल चेंज करा के आपके उसको मैनेज किया जा सकता है। ऐसे ही डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन भी अगर आप जल्दी ही अप्रोच कर ली है आपने थेरेपिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को, तो वो भी आपका जल्दी ठीक हो सकता है। तो आपको दवाइयाँ दे देते हैं, सेडेटिव्स भी देते हैं, SSRIs भी देते हैं, जिसमें कि आपका सेरोटोनिन लेवल ठीक हो जाए। बेसिकली बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो बायोकेमिकल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए या तो आप अपने थॉट्स चेंज करिए, और या फिर आप दवाई मेडिकेशन या फिर आप मेडिकेशन पे जाइए, मेडिसिन लीजिए, वो अपने आप सीधे आपके उस केमिकल पे ही वो करेगी, रिएक्ट करेगी, और वहाँ से वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स, अगर वो तो लॉन्ग टर्म में है, अच्छा, साइड इफ़ेक्ट नहीं शॉर्ट है। टर्म में नहीं। हाँ, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि वो जीवन बचा रही है दवाई। लेकिन जब वापस आप उस कंडीशन में जाएंगे जहाँ की वजह से आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो दवाई तो नहीं है फिर। अब आपका सहारा क्या है? तो आपको माइंडसेट चेंज करना होता है, क्योंकि स्थितियाँ कहीं जाती नहीं हैं, हमारे आसपास हमेशा ही रहती हैं और रूप बदल बदल के आती हैं। आप किसी एक व्यक्ति से टेंशन में रहते थे, वो चला गया किसी वजह से, दूसरा आ जाएगा उसके जैसा, तो अब आप उससे टेंशन में रहने लग जाएंगे, ऐसे।
तो आपको माइंडसेट बदलना होता है, अपना लेंस बदलना होता है जीवन को देखने का। तो आपको वो चीज़ें थेरेपिस्ट के थ्रू दी जाती हैं, वो दवाइयों से नहीं आती हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप बहुत सीवियर लेवल पे मेंटली इल हैं, आपको सीवियर लेवल डिप्रेशन है, सीवियर लेवल एंजाइटी है, और आपको सीवियर लेवल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, सीवियर लेवल पे आप पैनिक अटैक्स आपको आ जाते हैं कभी भी, या आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तो आपको दवाई भी चाहिए और थेरेपी भी चाहिए। और यदि आप अभी बस इनिशियल स्टेज पर ही हैं, तो या तो थेरेपी चाहिए, उसी से ठीक हो जाएंगे, और या तो दवाई दवाइयाँ से भी चाहिए। ठीक हो जाएंगे, थेरेपी की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो मैम ट्रीटमेंट्स में इसमें क्या क्या थेरेपीज आती हैं, अगर हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें? देखिए, साइको एनालिसिस काफ़ी वेल नेम अर्नड ट्रीटमेंट रहा है, लेकिन बहुत लंबा चलता है, बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो फिर बहुत अलग दूसरी थेरेपीज़ भी जो है वो बाद में फार्मुलेट की गई हैं। और कोई भी एक थेरेपी किसी भी बीमारी का शर्तिया इलाज तो है नहीं। वो तो फिज़िकल डिजीज़ में भी पैरासीटामोल आप खिलाते रहिए, हो सकता है बुखार उतर ही ना रहा हो, कोई और फिज़िकल डिजीज़ उसका कारण हो। तो इस तरीके की संभावनाएं तो सब जगह पॉसिबल होती। साइको एनालिसिस एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि आप फ्री फ्लो में बोलने के लिए बोलते हैं अपने मरीज़ से। आप बोलते जाइए, जहाँ पे वो अटक जाएगा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आप उसको निकलवाना इज़ द ट्रिक, दैट इज़ द एक्सपर्टी हैंड। वो क्यों बताएगा आपको? वो तो डिनाइल में भी वो तो चले खुद जाते से भी नहीं बताना चाह रहा, आपको क्यों बता देगा ऐसे? तो इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ डीपर लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द थेरेपिस्ट, क्योंकि थेरेपिस्ट अपने अनुसार भी उसकी व्याख्या कर सकता है, और वो व्याख्या उस पर नहीं जा रही है, वो तुम्हारे दिमाग की उपज है, उसके दिमाग की नहीं है। तो ये ज़बरदस्त एक्सपर्टी भी इसमें चाहिए। उसके बाद फिर आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, उसमें छोटे छोटे माइंड को चेंज करने के वो दिए जाते हैं, आपको काम करने के लिए दिए जाते हैं, आपके थॉट्स को चेंज कराया जाता है लॉजिकली। एक तो एक बहुत बड़ा एक मिथ है कि ये बात करते हैं, इट इज़ टॉक थेरेपी। इट इज़ नॉट एट ऑल टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी तो चौराहे पे बैठ के रोज़ हो रही है, लोग रोज़ कर रहे हैं, दादाजी रोज़ हमें शिक्षा दे रहे हैं, मम्मी रोज़ कुछ ना कुछ बता रही हैं, फिर क्यों मेंटल इलनेसेस बढ़ते जा रहे हैं? इट इज़ नॉट एट ऑल टॉक थेरेपी। इट इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड, डिज़ाइंड, scientific approach of treatment, and one need to be very much expert and should have deep knowledge of human behavior and then therapy. तो ये it is a very hard nut to crack, tough fish to fry. अभी भी मैं घूम जाती हूँ, मैं इस पे क्या काम करेगा ऐसे। I learn every day, मैं रोज़ सीखती हूँ, रोज़। मेरे लिए हर पेशेंट या हर काउंसलिंग एक नई बुक है जिसमें मुझे बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है, और मैं कभी भी ट्रेंड नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ रोज। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अच्छी है, इफ़ेक्टिव है और जल्दी रिजल्ट देती है। उसके बाद आपका ये सब आती हैं, डायलेक्टिकल थेरेपी आते हैं, जिसमें आप एक सोक्रेटिक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। आप क्लाइंट से ही प्रश्न पूछिए, काउंसली से ही प्रश्न पूछिए, उसी से जवाब भी ले लीजिए। इससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि अपनी समस्या का समाधान आप ही सबसे अच्छा जानते हैं। मैं आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन दे दूंगी, आप बोलेंगे मेरे घर में ही नहीं चलने का, मैडम पता नहीं क्या बता रही है। लेकिन आपके घर में क्या चलेगा वो मैं आप ही से पूछ लूँ, आप बेहतर बता देंगे। सो दैट इज सोक्रेटिक मेथड। डायलेक्टिकल टेक्निक्स आर देयर, stress inoculation therapies are there, so many therapies there are, rational emotive therapy। बेसिकली आपके रैशनल माइंड को, सोचने समझने वाले दिमाग के हिस्से को सक्रिय करना होता है। तो जो थेरेपी आप पे काम करे वो थेरेपी हम लागू करते हैं, वो थेरेपी हम देते हैं। आपके दिमाग का लोअर हिस्सा, जिसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है मेंटल इलनेस में, या किसी भी पुअर मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन में, या किसी भी भावनात्मक
कंडीशन में, जब आप भावनात्मक रूप से अनियंत्रित होते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होता है, एमिगडाला एक्टिव होता है। हमें जनरली आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करना होता है प्रोडक्टिवली, दैट इज़ द फ्रंटल पार्ट ऑफ योर ब्रेन। यस, तो ये सोचने समझने की क्षमता, डिसीज़न लेने की क्षमता, किसी चीज़ पे मनन करना, किसी चीज़ के बारे में अलर्ट रहना, अवेयर होना, ठीक से उस काम को करना और मोटिवेटेड रहना, उन सब चीज़ों में यही हिस्सा मदद करता है। सो डिफरेंट केसेस, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड एवरी मेथड इज़ इफ़ेक्टिव। तो मैम हमने मेंटल हेल्थ की बात की, जी, मेंटल इलनेस की बात की, इफ़ेक्ट की बात की, सिम्टम्स की बात की। क्या इसकी कोई प्रिवेंशन भी होता है? ये सवाल तो सभी सवालों पे भारी है, हम्म, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ एवरीथिंग। हम्म, हम उस रास्ते पे, उस राह पे ही ना जाएं जो हमें अंधेरी गलियों में ले जा रही है, जो हमें खाई में ले जा रही है, गड्ढे में ले जा रही है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? जिस तरीके से आप अपने शारीरिक, जिस तरह से एक कहेंगे आप फिज़िकल क्लीनिंग, फिज़िकल हाइजीन, हाइजीन। हाँ, फिज़िकल हाइजीन का जैसे आप ध्यान रखते हैं और वो आप रोज़ के लेवल पे करते हैं, वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा होता है, ऐसे ही हमें मेंटल हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। वो हमें नहीं सिखाया जाता है। हम आपके पास बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, आप उन कपड़ों को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। मैं निकाल देता हूँ, वाइफ ने निकाल दिया। हाँ, तो उन्हें वो ठीक लगते होंगे, अभी उनके लिए वो काम कर रहे होंगे। ऐसे यदि आपने कोई कपड़ा सुबह से पहना हुआ है तो शाम को आप उसे हटा देते हैं, इसमें स्मेल हो गया होगा, गंदा हो गया होगा। लेकिन आपने कोई विचार सुबह से अपने दिमाग में डाला हुआ है, वो आपको अपसेट कर रहा है, आप उसे निकाल देते हैं शाम को? नहीं निकालते, उसे आप और भी ज़्यादा, आजा भाई और सोचूंगा तेरे बारे में, अभी तो टाइम है, अब तो ऑफिस से भी फ्री हो गया हूँ। तो हम मेंटल क्लीनिंग नहीं करते। मेंटल क्लीनिंग के बहुत सारे मेथड हैं जो कि हमें सिखाने चाहिए, जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जो हमारे रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। तो ये तो पहला प्रिवेंशन है। दूसरा प्रिवेंशन है गुड डाइट। मेरे पास जब डिप्रेशन के मरीज़ आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम पहले 1 हफ्ता प्रोटीन डाइट लेके आओ। लैक ऑफ प्रोटीन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द फीलिंग ऑफ सैडनेस। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा की कमी है तो आप दुखी महसूस करने लग सकते हैं, और आपको ये मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये सच है। स्टडीज़ हैं, रिसर्चेज हैं। तो डाइट को हम बहुत सेकेंडरी लेते हैं। हम ये कौन सा फूड होता है, ये जो जंक फूड, हम जंक फूड खाते रहते हैं, तला भुना खाते रहते हैं, बारिश हुई पकौड़े बना लो, मीठा खाते रहते हैं, समोसे खाते रहते हैं, लेकिन हम न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी बॉडी, कहते हैं ना, भूखी मरने लग जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी मेंटल इलनेस आती है। तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज, आपको लग रहा होगा कि वो फिज़िकल बॉडी के लिए है, बट जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बायोकेमिकल जो काम दवाई कर रही थी, वो काम अभी आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करेगी। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट डे, आपका डोपामिन रिलीज़ होगा, आप उसको दूसरे तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, 5वें दिन करेंगे और 6ठे दिन करेंगे, तो आपका सेरोटोनिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। सेरोटोनिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपको ये फील कराता है, यस मैंने कुछ किया, अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, उपलब्धि वाली जो भावना होती है, यस आई हैव डन इट, वो फीलिंग आती है जब तो सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। जब आपने कोई भी काम 1 हफ्ते कर लिया तो आपको खुद पर विश्वास हो गया और आपको अच्छा भी फील होने लगा परमानेंट, तो सेरोटोनिन अब रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जब आपने और आगे कर लिया उसको, 2nd वीक एंड 3rd वीक, तो फिर आएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो कि बॉन्ड क्रिएट करता है। जब हम बात करते रहते हैं ना, सेल्फ लव, सेल्फ बॉन्ड हवा में नहीं आ जाता है, आपको करना पड़ता है। आपने 3 हफ्ते एक्सरसाइज कर लिया, 3 हफ्ते अच्छा खाना खा लिया, 3 हफ्ते आप अच्छे लोगों के बीच में बैठे, उन लोगों के बीच में नहीं बैठे जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, तो अब आपका अपने साथ बॉन्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होना शुरू हो गया है।
ऑक्सीटोसिन एक दिन में एक अच्छा काम करने से रिलीज़ नहीं होता है। कि यार तुम लोग बोलते हो ना कि अपने लिए कुछ किया करो, सेल्फ बॉन्ड, मैंने जाके बहुत सारी शॉपिंग कर ली, मैंने यार अच्छी मूवी भी देख ली, और मैंने देखा आज उससे बात नहीं करी, वो जो कानपुर वाली मौसी हैं वो बहुत दिमाग ख़राब करती हैं ना, तो क्यों नहीं आया ऑक्सीटोसिन? ये तो पूरा दिन मैंने आज अपने लिए किया है। नहीं, you need to be consistent and there should be a perseverance in your routine. मतलब एक दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए आपको कुछ समय, इसीलिए हम कहते हैं ना 21 दिन तक, 21 दिन में न्यूरल सर्किट बदल जाता है, आदमी खुद ही उस काम को करने लग जाता है अपने आप से ही। तो फर्स्ट डोपामीन, इफ़ यू डू समथिंग गुड फॉर यू, देन सेरोटोनिन इफ़ यू सस्टेन फॉर दैट, यदि आप करते रहते हो काफ़ी समय तक, एंड देन ऑक्सीटोसिन, सेल्फ लव, सेल्फ बॉन्ड। तो आप फिज़िकल एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ के लिए कीजिए, मेंटेनेंस के लिए कीजिए, वेट लूज़ करने के लिए नहीं। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, दैट शुड नॉट बी लाइक अरे यार नीड, एटीट्यूड में होना चाहिए, वो आपके व्यवहार में होना चाहिए। एक जो आसान सा चेक होता है जो कि आप सेल्फ चेक दे सकते हैं अपने आप को, डेली लेवल पे दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं, कि जो मैं जीवन जी रहा हूँ, जो मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, जो मेरी दिनचर्या है, क्या मैं ये करना चाहता हूँ? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। तो अगर आपको उत्तर मिलता है यस मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन या कभी मिलता है मैं इसमें से कुछ नहीं करना चाहता हूँ, तो वो क्या कुछ है जो आप बदलना चाहेंगे? दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंक्वायरी। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरीके का मैं दिनचर्या व्यतीत करता हूँ, क्या मैं ये करना चाहता हूँ खुद से? क्या ये मुझे सेटिस्फैक्शन देता है, या ये मुझे ऐसे लगता है कि चलो आज का दिन भी कटा, कल का कल देखेंगे? ऐसे इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ ख़राब होनी शुरू होती है, वो जब होती है जब आपको अंदर से और जो आप बाहर जीवन जी रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एक रूपता नहीं होती, जिसको हमारे बड़े बूढ़े कह देते हैं दोहरा जीवन जीता है ये। तो यदि आपका जीवन दोहरा है, आप अंदर से चाहते कुछ हो, आप कर कुछ रहे हो, तो आपको प्रकृति की कोई ताकत नहीं रोक सकती है बीमार होने से। आप बीमार हो ही जाओगे या आप बीमार कर दोगे। तो इवेंचुअली इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ बैड फॉर यू। अंदर से यूनियननेस फील होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे उसे करने में मन लगता है, वो मेरी चॉइस है। अगर उसको आपने इसलिए करना शुरू किया है क्योंकि किसी ने कहा है, वंस इट वॉज सेट बाय समवन एल्स, बट वो ऐसा हो सकता है कि आज वो आपकी चॉइस हो, तब भी ठीक है। आपसे कहा आपके माता पिता ने कि आपको इस तरह से ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है, माता पिता ने समझाया था, बट हमने उसको गहराई से समझा, हमें उसका कोई अर्थ समझ में आया, इसीलिए हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अब ये मेरा ही अटायर है, अब ये मेरी ही चॉइस है। तो जितना ज़्यादा आप अंदर से वननेस फील करते हैं, अंदर से जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक है, जैसे ठहरा हुआ पानी होता है ऐसे है, तो आपको एक सेंस ऑफ पीस फील होगा अपने साथ, एक सेटिस्फैक्शन फील। लेकिन अगर आप आंख बंद करें, आपको लगे कि बॉस के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे थे, मन कर रहा था चाटा लगा दो उसको, ये गड़बड़। या और फिर उसके बाद बॉस को क्योंकि कुछ नहीं कह पाए तो बच्चों को आगे चपत लगा दी, वाइफ को कुछ सुना दिया, या वाइस वर्सा, वाइफ वहाँ बॉस को कुछ नहीं कह पा रही है तो हस्बैंड में कमी निकाल दी, बच्चों को उठा के पिटाई कर दी, ऐसे। तो ये हम दोहरा जो जीवन हम जीते रहते हैं। या फिर अंदर से मैं खुश नहीं हूँ लेकिन मैं अपने पैसे का शो ऑफ बहुत कर रही हूँ, मैं अपने सहेलियों को दोस्तों को बता रही हूँ मैं तो रोज़ घूमने जाती हूँ और मैं बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स लेके पोस्ट कर रही हूँ और मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं है, बट अंदर से मुझे पता है कि मुझे कोई घर में पूछ भी नहीं रहा है, मेरी कोई बात भी नहीं सुन रहा है मेरे साथ, या फिर यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, चीटिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, और आप प्रोजेक्ट कुछ और कर रहे हो बाहर। तो ये मेंटेनेंस आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेंटेन करना पड़ेगा ना। अंदर वाले माले को अलग बैठ के मेंटेन कर रहे हो, कोई और आदमी कर रहा है, बाहर वाले को अलग तरीके से मेंटेन कर रहे हो, तो इस बीच में आप पिस जाओगे। और आपको कोई ज़रा सा ऐसे टच करेगा, मीन्स पूछेगा आपसे कि क्या हाल है, यू विल बर्स्ट,
आपने देखा होगा, अगेन आई वॉज टेकिंग माई ट्रेनिंग ऑफ हिप्नोसिस इन ललित होटल दिल्ली में। तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे घरों से जनरल लोग भी आए हुए थे, क्योंकि वो लोग एज थेरेपी भी इसको बता रहे थे। इट वॉज अ वर्कशॉप बेसिक। तो यू वॉन्ट बिलीव, इतने प्रॉस्पेरस घर से वहाँ पर सूटेड बूटेड लोग, मेल फीमेल दोनों आए हुए थे। उन्होंने एक दिन एक सेशन कराया जिसमें आपके अंदर जितने भी बैठे हुए डर, घाव, दर्द, पेन, ये सब हैं, वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जो लोग देखने में जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट और एरोगेंस और हार्ड दिख रहे थे और बहुत रईस हैं, बहुत क्लासी हैं, वो सबसे ज़्यादा रो रहे थे। आई नोटिस्ड इट बीइंग अ थेरेपिस्ट। जो किसी से बात करने में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, ये तो थोड़ा छोटा होगा, छोटी होगी, इससे नहीं बात करनी है, हम लोग दूसरी क्लास है, वो उनके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। और वो कम से कम 20-30 हज़ार का हेयर ट्रीटमेंट लेके बैठी, लेकिन वो 20 सेकंड नहीं लगाई रोने में। इतना ज़बरदस्त वहाँ पे वो कैथारसिस। तो आप देखिए कि कितना बर्डन लेके रह रहे हैं हम। सच्चाई है ना ये। तो कितना दबा रखा है आपने। तो कौन कहता है कि आपकी मेंटल हेल्थ पुअर मेंटल हेल्थ है? ये इट इज़ नॉट अ गुड मेंटल हेल्थ। तो आपको हार्मनी, इंटरनल हार्मनी के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जहाँ भी आपको उलझन फील हो रही है, बात करें, अपनी बात को साफ कह दें। और साफ वो व्यक्ति कह पाता है जो डरता नहीं है, और डरता वो नहीं है जिसे ज्ञान होता है, और ज्ञान उसे होता है जो मेहनत करता है। तो सब चीज़ें एक के बाद एक आती हैं। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि क्या मुझे ये काम करना है, और करना है तो क्यों करना है। दैट इज़ क्लैरिटी। वंस यू आर क्लियर इन डूइंग एनी थिंग इन योर लाइफ, चाहे बुरा कर रहे हो बट क्लियर है, बुरा कर रहा हूँ, क्लियर है, करना है, तो गिल्ट नहीं आएगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पूरा रहेगा, क्योंकि खूब सवाल जवाब करके, पूछ के, खुद के अंदर की मन से इजाज़त लेके और आज्ञा लेके तब किया है। कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, एंड देन कंफर्ट। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंफर्ट। अब आप जहाँ रहेंगे आराम से बैठेंगे राजाओं की तरह, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको कहीं किसी से दो बात नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि कल उससे ये कहा था, परसों दूसरी बात ना कह दूँ यार, ऐसा ना हो जाए कहीं। तो दिस सेल्फ हार्मनी, इंटरनल यूनियननेस, एक रूपता जीवन में, आंतरिक और बाह्य, ये सबसे बड़ा प्रिवेंशन है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। किसी भी मेंटल इलनेस से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ये। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। सो थैंक यू सो मच। एक दो स्टोरी की बात कर रहे थे आप। हाँ, एक स्टोरी हम बोलना चाह रहे थे। अब बोल दीजिए, हम उसे कहीं बीच में डालेंगे। किससे रिलेटेड है? लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, ऐसे आप ठीक ऐसे है। पूछ सकते हैं कोई सवाल कि सकारात्मक कैसे रहें, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। है ना, पॉजिटिव क्या है। हाँ, ये भी एक ट्रीटमेंट का ही है, ये भी हम ट्रीटमेंट में ही बता तो देते आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए, हैं। हाँ ठीक हम है, उससे वहाँ से लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, ऑन हो गया? सब ऑन है? ठीक है। एक एलिमेंट हमारा होता है कि हम चीज़ों को देखते किस नज़रिए से हैं। कुछ लोगों का नज़रिया आपको मिलेगा कि हर चीज़ को देखने के लिए नकारात्मक है, उनको बुरी चीज़ें जल्दी दिख जाती हैं, उनको कमियां जल्दी दिख जाती हैं, या वो कभी कभी चीज़ों को देखना ही इसलिए शुरू करते हैं कि देखें कहाँ गलती करेगा और मैं पकड़ूंगा, ऐसे। तो कुछ इस माइंडसेट के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं कि कमियों को खा जाते हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं किसी भी घटना में, व्यक्ति में, वस्तु में, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है सकारात्मक, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग। और दूसरे तरीके के जो लोग थे उनको कहा जाता है नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग, बेसिकली। तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, ये खुद तो बीमार हो ही जाते हैं, दूसरों को भी बीमार ही करते हैं, क्योंकि इनको फ्यूल भी वो नेगेटिव बातें करने से ही मिलता है। तो यदि आप नेगेटिव नहीं बात कर रहे हैं तो ये आपसे कुछ ना कुछ करवा लेंगे ऐसी बात, क्योंकि इनको फ्यूल चाहिए ऐसे। तो थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से हमें बचना चाहिए। और
इसका एक एग्जाम्पल कि इस तरीके के लोग होते हैं, होते कैसे हैं वो एक बड़ा विषय है। वो उनका बेसिकली सोशलाइजेशन, पालन पोषण, उनका जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति जो उनका एक्सपोजर रहा है वो ऐसा रहा है कि वो नेगेटिव माइंडसेट वाले बन गए हैं। ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले भी बनते ही हैं, क्योंकि हम तो खाली स्लेट की तरह पैदा होते हैं, बस उसमें कुछ एनर्जीज़ ज़रूर होती हैं, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन हम व्यवहारात्मक रूप से कुछ भी लेकर नहीं पैदा होते हैं, खाली स्लेट होते हैं। तो सारा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, ये सब आने के बाद ही सीखते हैं। हम जीवन में आने वाली चुनौतियों, जीवन में आने वाले संघर्षों, जीवन में आने वाली समस्याओं से तभी जूझ सकते हैं अच्छे तरीके से जब हमारा सकारात्मक माइंडसेट हो। कहते हैं ना कि हम गड्ढा खोद के भी पानी पी लेंगे, हम इस तरीके के हैं। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि गड्ढा खोदा जा सकता है तो पानी तो कहाँ ही पी पाएगा। तो इसके बारे में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार महात्मा बुद्ध ने बहुत ज़्यादा लोगों को चल चल के उनके साथ जगह जगह भ्रमण करके सिखाया है। जब महात्मा बुद्ध को खुद ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें सोचा मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर उन्हें चेतना हुई कि मैं क्या करूं, इस ज्ञान प्राप्त हो गया मुझे तो मैं क्यों ना इसका प्रचार प्रसार करूं। तो वो लोगों के बीच में चले गए और उनके साथ बहुत सारे अनुयायी जुड़ गए, आप सब हम लोग जानते हैं। तो एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी पार कर रहे थे और शिष्य उनके साथ काफ़ी संख्या में थे। तो नदी पार करे जा रहे हैं और नदी में जो है वो कंकड़ पत्थर जो है वो सब उछल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ साथ में। उसके बाद थोड़े समय में उन्होंने वो नदी पार कर ली। फिर बुद्ध रुकते हैं और अपने एक शिष्य से कहते हैं कि थोड़ी प्यास लगी है। तो शिष्य कहते हैं कि यहाँ तो कोई पानी अभी गुरुजी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कहते हैं पीछे नदी थी तो वहाँ से ले आओ पानी। तो वो शिष्य 4-5 है ना जो जिन्हें आदत होती है ना, हमने बोला ना दोनों ही माइंडसेट के लोग होते हैं, तो उन्होंने ऐसे एक दूसरे की तरफ देखा ऐसे। तो बुद्ध बोले कि जाओ पानी ले आओ। तो उनमें से बोले लेकिन वो तो बहुत गंदा पानी है, वहाँ वो पानी हम कैसे पिएंगे। तो उन्होंने फिर से कहा कि कोई बात नहीं, जाके पानी ले आओ। तो ये अच्छी परंपरा रही है कि आज्ञा मान लो, क्योंकि कभी कभी आज्ञा मानने का कारण नहीं मिल रहा और आज्ञा मान ली, उससे भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि कारण बाद में मिल जाता है, पहले नहीं मिलता है। तो शिष्य चले गए और पानी लेने के लिए। तो जब तक वो गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया होगा। फिर थोड़ी देर उन्होंने उस परिवर्तन को नोट किया और फिर वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार किया और पानी लेकर वापस आ गए। बुद्ध ने कहा कि पानी तो साफ़ है। तो शिष्य बोले वो जब हम चल रहे थे तो धूल और गंदगी हमारे पैरों के साथ साथ नदी के पानी में मिक्स हो गई थी, मिल गई थी, तो इस वजह से हमें नदी गंदी दिखाई दे रही थी। लेकिन जब हम नदी पार करके इधर आ गए तो सारे कंकड़ पत्थर गंदगी नीचे बैठ गई, और जब हमने देखा कि ये पहले से ज़्यादा साफ़ हो गई है तो हमें ये वजह भी समझ में आ गई, कारण समझ में आ गया। तो हम थोड़ी देर और बैठ गए और जब तक पूरी धूल गंदगी कीचड़ पत्थर नीचे बैठ गए, हमने इंतज़ार किया, ऊपर पानी साफ़ रह गया और हम साफ़ पानी आपके लिए ले आए। तो ये इतनी बड़ी सीख है। हमारे साथ जीवन में कंकड़ पत्थर गंदगी साथ साथ चलता है। हमें इंतज़ार करना होता है एक सही समय का, जब हमें सब कुछ सही करने का मौका मिलेगा, हम उस समय अपना बर्तन निकाल के पानी ले लेंगे। लेकिन यदि हम वहाँ खड़े ही नहीं होंगे, बैठे ही नहीं होंगे, गंदगी समझ के वहाँ से स्थिति से भाग जाएंगे, तो हम और भी ज़्यादा मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे। तो ये आपके नज़रिए पे और आपके ज्ञान पे निर्भर करता है कि कैसे आप चुनौतियों में से भी अपने लिए संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए और इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस बताने के लिए। मैंने पर्सनली बहुत सीखा। उम्मीद करता हूँ जो लोग इस एपिसोड को देखेंगे वो लोग भी बहुत सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।